RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। बोहरबरी अहबाऊ और आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के पश्चात अब हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, हुंड्स रूल यानी हुंड का नियम। हुंड का नियम, जो बोहरबरी का नियम था, अहबाऊ नियम था, उसमें कुछ अपवाद थे। वो तत्व जो अहबाऊ नियम का, बोहरबरी नियम का पालन नहीं करते थे उनको अपवाद कहा जाता था। अब वे उसका पालन क्यों नहीं करते थे उस बोहरबरी नियम में नहीं बता पाए थे, अहबाऊ नियम में इसका कारण नहीं दिया था। लेकिन उसका एक्चुअल कारण क्या होता है वो आज हम आपको हुंड रूल के अनुसार बताएंगे। तो हुंड का नियम क्या होता है, इसे हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी कहा जाता है। मल्टीप्लिसिटी, हुंड का अधिकतम बहुलता नियम। अब ये नियम एक्चुअल में होता क्या है, देखिए पहले हम आपको कुछ वीडियो में बता चुके हैं कि जो ऑर्बिटल हैं उन्हें हम आयताकार खानों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल केवल एक प्रकार का होता है, पी जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, डी आपका 5 प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से हम इन ऑर्बिटलों को प्रदर्शित कर सकते हैं। अभी तक हमने बोहरबरी नियम में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में 2n² के अनुसार प्रवेश करते हैं। फिर अहबाऊ नियम के अनुसार SPDF में बताया है कि वे उपकोषों में किस प्रकार से प्रदर्शित होते हैं, उनको किस प्रकार से समझाया जा सकता है। अब लास्ट जो आता है आपका हुंड का नियम, ये कहता है कि किसी कक्षक में S उपकोष, S कक्षक, P उपकोष और PX, PY, PZ ये कक्षक, D उपकोष, DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y² और DZ² ये आपके कक्षक होते हैं। तो हुंड के नियम के अनुसार किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से प्रवेश कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है। अब एग्जाम में आप किस प्रकार से लिख सकते हो उसकी परिभाषा अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए कि हुंड का अधिकतम बहुलता नियम बताइए या हुंड का नियम किसे कहते हैं, तो आप इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि हुंड के नियम के अनुसार किसी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भराव का क्रम, इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम निश्चित किया जाता है। इस नियम के अनुसार पहले समान ऊर्जा के प्रत्येक ऑर्बिटल में, प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है जिसके चक्रण की दिशा समान होती है। यहां तक पहले इसको समझा लें, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा जिसके चक्रण की दिशा समान होगी। सबके चक्रण की दिशा, जो घूमने की दिशा है वो एक जैसी होगी, एक समान होगी। लेकिन जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है उसके लिए दिशा बदल जाती है। आगे लिखेंगे आप लोग, परंतु आने वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होता है परंतु उसके चक्रण की दिशा पहले के विपरीत हो जाती है। इसे ही हुंड का नियम कहते हैं। दोबारा से बता रहा हूं, हुंड के नियम के अनुसार पहले समान ऊर्जा के ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है जिनके चक्रण की दिशा समान होती है। जब प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तभी दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा और उसके चक्रण की दिशा पहले इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा के विपरीत होती है। जैसे एक उदाहरण द्वारा हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। अगर हम S की बात करें तो S ऑर्बिटल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। S1 को अगर बात करें तो ऐसे एक इलेक्ट्रॉन, S2 की अगर हम बात करें तो पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से भरा जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हम पहले तीर का निशान ऊपर की ओर प्रदर्शित करें, नीचे की ओर भी प्रदर्शित किया जा सकता है। ये जो छोटे तीर के निशान है ये एक तीर का निशान एक इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने का केवल तरीका मात्र है। ये S1 ये भी हो सकता है, ये भी S2 ये भी हो सकता है, ये भी, आप जैसे चाहें उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप पहले ऊपर की ओर ही करें, लेकिन
अगर हम एक नियम तरीका अपनी मर्जी से बना लें, अपनी मर्जी से, कोई पर्टिकुलर नहीं है कि हम पहले ऊपर के इलेक्ट्रॉन को ही प्रदर्शित करेंगे, जैसे S1 में ये हुआ। इसी प्रकार से अगर हम p ऑर्बिटल की बात करें तो p हमारा होता है 3 प्रकार का, 1 2 3। जब p1 ऑर्बिटल होगा, पहला इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो वो 1। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन p में प्रवेश करता है तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, तीसरा खाली। अगर p3 की बात करें तो p3 में आपका पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आया और उनके चक्रण की दिशा एक समान है। जैसे ही चौथा इलेक्ट्रॉन आता है, हम p4 की बात करें तो p4 किस प्रकार से बनेगा, 1 2 3 4। क्या ऐसे ही भरा तो ऐसे ही जाएगा, परंतु तरीका हमारा गलत है। वो क्या होना चाहिए, इसको हम इस प्रकार से भरेंगे कि पहले प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन समचक्रण को लेकर चलेंगे, फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में आ जाएगा। अगर हम इसको एक और तरीके से प्रदर्शित करने की कोशिश करें, 1 2, ये है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 और 4, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि तीसरा अभी हमारा कक्षक खाली है। तो पहले प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, तभी अगला इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रवेश कर सकेगा और उसके चक्रण की दिशा पहले के विपरीत होगी। ऐसा भी नहीं होगा कि ये इलेक्ट्रॉन आए 1 2 3, हमने एक एक भर दिया और ये ऐसे, ये भी गलती है क्योंकि यहाँ युग्मित जो जोड़ा बना इलेक्ट्रॉन का वो एक ही दिशा में हो गया, वो विपरीत दिशा में नहीं हुआ। इसी प्रकार से गलत तरीके बहुत हो सकते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, ये भी गलती है क्योंकि यहाँ जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है हमने इसकी दिशा पहले ही परिवर्तित कर दी। तो अब इन गलतियों को समझते हुए आप समझ गए होंगे कि हमें किसी ऑर्बिटल में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करना है। अब यहाँ एक बात और आपके लिए इंपॉर्टेंट बताई जाती है, वो क्या है कि जो ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन आपके आए, ये सभी इलेक्ट्रॉन हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड, इनको बोलते हैं अनपेयर्ड। एक अकेले इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जबकि यहां जैसे ही इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हो गया, वो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा हो जाएगा पेयर्ड, यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन। अब इस अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉन के आधार पर इनके कुछ चुंबकीय गुण होते हैं। वो चुंबकीय गुण हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि फिलहाल हमारा जो हुंड का नियम है अभी इससे संबंधित कुछ टॉपिक ही बचे हुए हैं। आप इसमें अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉनों की पहचान किसी आयन के अंतर्गत किस प्रकार से कर सकते हो, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आबर्ट नियम के अपवाद थे, वो अपवाद क्यों उत्पन्न हुए। जैसे कि अगर हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5 होता है। जबकि अगर नियम के अनुसार देखें तो यहाँ पर ये 4s2 और 3d4 होना चाहिए था। तो ऐसा क्यों हुआ कि ये गलत हो गया और ये सही हो गया। तो देखिए, अगर हमारा ये 4s और 3d होता तो पहले आपका 3d आएगा, तो हम इसको 3d के रूप में बना रहे हैं। d आपका होता है 5 प्रकार का, 3 2 5 हो गए, ये हो गया आपका 3d। उसके बाद आपका आया 4s। तो 4s में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसके बाद हमने 3d को देखा, 3d में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4। अभी ये खाली है। अगर प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाए, जैसे यहां ये हो गया, तो ये संरचना कहलाती है सममित संरचना। सममित संरचना कहलाएगी प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन अगर है। और सममित संरचना वाली जो ऑर्बिटल है वो अधिक स्थायी होती है, बजाय इसके कि वो असममित हो जाए। तो यहां पर अब अगर हम असममित संरचना को देखें तो जैसे यहां पर ये इलेक्ट्रॉन नहीं था, 3d4 4s2, तो होता क्या है, अब यहां अगर इसमें हम देखें तो 4s3d, आबर्ट नियम के अनुसार देखें तो 4s की ऊर्जा कम है, 3d की ज्यादा है।
एक्चुअल में होता क्या है कि ये 3d 4s दोनों की ऊर्जा इस कंपैरेटिवली होती है कि इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जंप कर सके। तो चूंकि इसकी सममित संरचना अपने आप को स्थायी रखने की होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटकर इस कक्षक में आ जाता है और ये 3d5 4s1 के रूप में बन जाता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखेंगे कि क्रोमियम बोहरबरी कॉपर बोहरबरी नियम के अपवाद हैं, आहबाउ नियम के अपवाद हैं, ऐसा क्यों है? तो उसका कारण आप लोग लिखोगे चूंकि 3d5 कक्षक सममित होने के कारण 3d4 की अपेक्षा अधिक स्थायी है। दोबारा से बता रहा हूं यहीं इतने में ही, 3d5 कक्षक सममित संरचना होने के कारण 3d4 की तुलना में अधिक स्थायी होता है, जिस कारण परमाणु अपने आप को स्थायी करने की कोशिश करता है, अर्थात उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d4 के स्थान पर 4s1 3d5 हो जाता है। इसी प्रकार से कॉपर में देखिए, कॉपर 29 में यहाँ 4s1 के बाद 3d10 हो जाता है, यही होता है बस कॉपर में भी। अब इसको भी अगर देखें तो s में तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी 2 हैं, p में 6 हैं, p को बना लेंगे, p ये आपके 6 1 4 5 और 6, यानी s में 2 p में 6 d में 10। अगर इस टाइप से इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो कंप्लीटली फिल्ड होगा, आपका सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होंगे। तो मैं लास्ट में आपका 4s1 का और 3d10 का बना रहा हूं। अगर हम नियम के अनुसार लिखें तो इसमें 4s2 और 3d9 होने चाहिए थे, तो केवल d को बनाकर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जैसे ही ये आए इसे केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपने आप को युग्मित करने की, सममित करने की। सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर अग्रसारित है, तो इन दोनों को केवल एक इलेक्ट्रॉन लाने पर ये आपका सममित संरचना के कारण अधिक स्थायी हो सकता है। इसी कारण कॉपर भी अपवाद का गुण प्रदर्शित करता है। अब जैसे हम युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं। क्वेश्चन है Mn4 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो Mn4 पॉजिटिव मैंगनीज, सबसे पहले आप मैंगनीज को 25 इसका परमाणु क्रमांक होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। इसका हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। 25 है, 2 2 4 6 10 2 12 से 18 2 20 और 5 25। अब इसमें हमें Mn4 पॉजिटिव का लिखना है, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? देखिए सबसे पहले इसकी सबसे बाहरी कक्षा देखिए, 1 2 3 या 4, कौन सी सबसे बाहरी कक्षा है? जाहिर सी बात है 4। तो सबसे पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकल जाते हैं। तो अगर हमें Mn2 पॉजिटिव लिखना पड़ जाए तो वो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5। 4s2 निकलने के बाद अगर हमें Mn2 पॉजिटिव में निकालने पड़ जाए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो मैंने अभी बताया जहां भी 2 s में, p में 6 और d में 10, f में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, वे सभी युग्मित होंगे, जोड़ा बना हुआ होगा। यहाँ d में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, तो 5 युग्मित इलेक्ट्रॉन है Mn2 पॉजिटिव में। लेकिन यहाँ हमें Mn4 पॉजिटिव करना है, तो 4 पॉजिटिव के लिए आप लोग क्या करेंगे भाई? अब 3d5 सबसे लास्ट में हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही निकल चुके, हमें 2 इलेक्ट्रॉन और निकालने हैं, तो हम इस 3d में से ही निकलेंगे। ये बाद के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और ये हो जाता है 3d3, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर अब आपका क्या हो गया? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 हो जाती है। तो अब इन युग्मित इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर जो किसी पदार्थ के चुंबकीय गुण है वो तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। लेकिन अब आप इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन, जिसका मैं अभी आपको एक फोटो प्रदर्शित करूंगा, उसके अनुसार क्वेश्चन करके देख लें और अब उन सभी में युग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप लोग निकाल कर रख सकते हैं। जनरली युग्मित पूछा नहीं जाता, केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप लोगों से पूछी जाती है, तो इस प्रकार से आप उनको कैलकुलेट
कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में ये अच्छी प्रकार से हुंड का नियम आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर बता सकते हैं, हम आपको अपने ग्रुप में जोड़ देंगे और आप उस ग्रुप से भी अपनी समस्याओं का समाधान हमारे साथ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।